सभी को जय माता जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अमित सर, वाणिज्य व्यवस्था संचालन कक्षा 11, चैप्टर नंबर 5, धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूप फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे साझेदारी। जैसे जैसे व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र विस्तृत हो गया है, जैसे जैसे साझेदारी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र विशाल होता गया है, वैसे वैसे व्यक्तिगत मालिक की सीमाएं भी अधिक स्पष्ट होने लगी। बड़े व्यापार के लिए अधिक पूंजी, कार्यदक्ष प्रबंधकीय शक्ति और जोखिम उठाने की मर्यादा को दूर करने के लिए साझेदारी पीढ़ी अस्तित्व में आई है। अतः साझेदारी एक ऐसी धंधा की व्यवस्था है जिसमें धंधे का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों का होता है। तो साझेदारी एक ऐसी धंधा की व्यवस्था है जिसमें धंधे का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों का होता है, और इसी प्रकार संचालन भी सभी अथवा सभी की तरफ से कोई एक अथवा एक से अधिक साझेदार करते हैं। इस प्रकार चलाए जाने वाले धंधे का परिणाम भी सभी वहन करते हैं। तो साझेदारी क्या है? एक धंधा की व्यवस्था है जिसमें धंधे का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों का होता है। धंधे का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों का होता है। इसी प्रकार संचालन के सभी अथवा सभी की तरफ से कोई एक अथवा एक से अधिक साझेदार करते हैं। इस प्रकार चलाए जाने वाले धंधे का परिणाम भी सभी वहन करते हैं। भारतीय अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी ये एक ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित धंधे के लाभ के विभाजन के लिए सहमत होते हैं। तो भारतीय अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी ये ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित धंधे के लाभ के विभाजन के लिए सहमत होते हैं। लक्षण: करारजन्य संबंध। साझेदारी करार द्वारा अस्तित्व में आती है। साझेदारी किसके द्वारा अस्तित्व में आती है? करार के द्वारा। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। साझेदारों के व्यवहार से उत्पन्न समझ से भी साझेदारी अस्तित्व में आती है। करार लिखित हो तो हितकारी होता है। स्थापना विधि। साझेदारी पीढ़ी को स्थापना विधि भी बहुत सरल है। कानून की कोई जटिल या लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। पंजीकरण। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, परंतु हितकारी है। साझेदारी पीढ़ी के पंजीकरण अधिकारी के पास अनुबंध प्रस्तुत करके पंजीकरण करवाया जाता है। साझेदारों की संख्या। साझेदारी पीढ़ी में साझेदारी की संख्या कम से कम 2 होती है। तो साझेदारी पीढ़ी में साझेदारों की संख्या कम से कम 2 होती है। कंपनी कानून 2013 धारा 464 के मुताबिक साझेदारी पीढ़ी में साझेदारों की संख्या 100 से अधिक नहीं, इसी तरह सरकार से तय करे तो इसके मुताबिक ही रहेंगे। तो मिनिमम कम से कम 2 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 100 होनी चाहिए। हाल ही में कंपनी प्रचुरन नियम 10 वर्ष 2014 के मुताबिक सरकार से ने साझेदारों की न्यूनतम संख्या 50 तय की गई है। तो 2000 के मुताबिक सरकार ने साझेदारों की संख्या कितनी निर्धारित की है? 50। और 2013 धारा 464 के अनुसार 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य। साझेदारी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य कानूनन धंधा की प्रवृत्ति करके लाभ प्राप्त करना होता है। साझेदारी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? धंधा की प्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करना होता है। उसके बाद पूंजी। सामान्य रूप से सभी साझेदार पूंजी लाते हैं। इसके बावजूद पूंजी लाना सभी साझेदारों के लिए अनिवार्य नहीं है। अनुबंध में दर्शित प्रमाणों से साझेदार पूंजी लाते हैं। तो पूंजी सामान्य रूप से सभी साझेदार पूंजी लाते हैं। इसके बावजूद सभी साझेदारों का पूंजी लाना अनिवार्य नहीं है। संचालन। साझेदारी पीढ़ी का संचालन सभी साझेदार संयुक्त रूप से कर सकते हैं। सभी साझेदारों को धंधे के निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है। तो सभी साझेदारों को धंधे के निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है। करार में दर्शाए अनुसार कोई एक या एक से अधिक साझेदार भी संचालन कर सकता है। करार के अनुसार कोई एक या एक से अधिक भी साझेदार संचालन कर सकता है। तो संचालन। साझेदार पीढ़ी का संचालन सभी साझेदार संयुक्त रूप से करते हैं। साझेदार पीढ़ी का संचालन सभी साझेदार संयुक्त रूप से कर सकते हैं। सभी साझेदारों को धंधे के निर्णय में भाग लेने का अधिकार होता है। और करार में दर्शाए अनुसार को एक या एक से अधिक साझेदार भी संचालन कर सकते हैं। असीमित दायित्व। व्यक्तिगत मालिक की तरह ऋण चुकाने के संदर्भ में साझेदारों का दायित्व भी असीमित होता है। तो साझेदारों का दायित्व कैसा होता है?
असीमित होता है। आवश्यकता पड़ने पर अब निजी संपत्ति बेचकर भी पीढ़ी का दायित्व चुकाना पड़ता है। मालिक के परिवर्तन। साझेदारी पीढ़ी में मालिक का परिवर्तन सरल नहीं होता है। साझेदारी पीढ़ी में मालिक का परिवर्तन कैसा होता है? सरल नहीं होता है। सभी साझेदारों को सहमति के बिना कोई भी साझेदार अपने हिस्से का किसी को भी हस्तांतरण नहीं कर सकता है। कानूनी स्थान। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारों का अधिकार, कर्तव्य, नियम, पीढ़ी का पंजीकरण तथा अन्य व्यवस्थाएं दर्शाई गई है। पीढ़ी का आयुष्य। साझेदारों की आयु सीमित होती है। साझेदार की आयु कैसी रहती है? सीमित होती है। साझेदारी और साझेदारी पीढ़ी का अलग अस्तित्व होता है। इस कारण कोई एक साझेदार पागल हो जाए, मृत्यु प्राप्त करे अथवा दिवालिया घोषित हो तो साझेदारी का अंत हो जाता है। शेष साझेदार सर्वसम्मति से संबंधित साझेदार के भाग का विभाजन आंतरिक रूप से अथवा नए साझेदार के प्रवेश द्वारा कर सकते हैं। ऐसी साझेदारी की समाप्ति तो हो जाती है, परंतु कई बार पीढ़ी का विसर्जन नहीं होता है। इसके अलावा सरल है मितव्ययी स्थापना विधि। साझेदारी पीढ़ी की स्थापना विधि सरल और मितव्ययी होती है। साझेदारी पीढ़ी की स्थापना विधि सरल और मितव्ययी होती है। कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होता है। कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं होता है। कार्य संचालन। व्यक्तिगत मालिक की तुलना में साझेदारी पीढ़ी में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। व्यक्तिगत मालिक की तुलना में साझेदारी पीढ़ी में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। उनके विशिष्ट ज्ञान, बुद्धि, योग्यता और अनुभव का लाभ पीढ़ी को प्राप्त होता है। साख में वृद्धि। प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होने के कारण व्यापारी पीढ़ी को उधार माल का विक्रय तथा ऋण देने में हिचकिचाते नहीं हैं। प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होने के कारण व्यापारी पीढ़ी को उधार माल का विक्रय तथा ऋण देने में हिचकिचाते नहीं हैं। लेनदार अपना ऋण किसी भी साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूल कर सकता है। चौथा पॉइंट, अधिक पूंजी। साझेदारी संस्था में दो या दो से अधिक साझेदार होने से अधिक पूंजी की प्राप्ति की जा सकती है। श्रम विभाजन का लाभ। पीढ़ी के अलग अलग साझेदारों की कुशलता के साथ उनकी शक्तियों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। योग्य निर्णय। साझेदारी पीढ़ी में कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर चर्चा विचारना होती है। साझेदारी पीढ़ी में कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर चर्चा विचारना होती है। प्रत्येक साझेदार को मंतव्य लिया जाता है। प्रत्येक साझेदार को ध्यान में रखा जाता है। तत्पश्चात धंधे के हित में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। निर्णय प्रक्रिया में सभी साझेदारों के ज्ञान और अनुभव का लाभ प्राप्त होने से त्वरित निर्णयों की संभावना अल्प होती है। फिर परिवर्तनशीलता। साझेदारी ऐच्छिक करार है। इस अनुबंध में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। साझेदारी ऐच्छिक करार है। इस अनुबंध में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तित होते संयोगों के अनुसार पीढ़ी के संचालन और इसके ढांचे में भी आवश्यक परिवर्तन सरलता से किए जा सकते हैं। अल्पसंख्यकों में हितों का रक्षण। सामान्य रूप से साझेदारी के धंधे में कोई भी कार्य सभी साझेदारों की सहमति से होता है। पीढ़ी के निर्णयों में किसी भी एक साझेदार की असहमति हो तो वह निर्णय नहीं लिया जा सकता है। कोई भी साझेदार पीढ़ी के विसर्जन की मांग कर सकता है। तो ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क। व्यक्तिगत मालिक की तरह साझेदारी में भी ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ सीधा संपर्क होता है। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। साझेदार संस्था में दो या दो से अधिक सदस्य होने से आर्थिक सत्ता सभी साझेदारों के मध्य विभाजित हो जाती है। आयकर का अल्प बोझ। साझेदारी पीढ़ी का लाभ प्रत्येक साझेदार को साझेदारी अनुबंध के अनुसार विभाजित हो जाने से आयकर का बोझ अल्प होता है। ठीक है, ये सब लिखना है, इसको समझना है और याद करना और मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। ओके, जय माता दी।